नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में जो बात करी थी उसी की अगली कड़ी। भैया पिछले वीडियो में बात किया था शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, जो TRE 4 आने वाली है उसकी सारी जानकारी कि भी एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना है और इसके बाद का जितना प्रोसेस है। तो आज इस वीडियो में अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अच्छा, याद करिए जरा, उस वीडियो में हमने बात करी थी पढ़ाई की। आज इस पढ़ाई के क्रम में चलिए पढ़ाई को ही शुरू कर दिया जाए। भाई साहब चलिए आज शुरू करते हैं, क्या कुछ हमें पढ़ना है ना। तो उसी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बताया था भाई साहब क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो NCERT SCERT है उसे कवर करना होता है। तो उसी क्रम में सबसे छोटा क्लास 6 और सबसे पहला उसका जो चैप्टर है, इतिहास का पहला चैप्टर, वो है हमारे साथ क्या, कहाँ, कैसे और कब। मैंने इन चारों सवालों के बारे में पहले भी कल भी चर्चा किया था कि इतिहास में क्या कुछ हुआ है। एग्जैक्टली अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम अगर शिक्षक बन के जाएंगे तो पहली बार इतिहास बच्चों को क्लास 6 में ही मिलेगा। क्लास 6 से पहले इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। इसका मतलब कि क्लास 6 में जैसे ही बच्चा आएगा उसके सामने एक इतिहास नाम से एक विषय आ गया। भाई साहब इतिहास, अब बच्चा कंफ्यूज, यार सर ये क्या है, क्या नया सब्जेक्ट है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों को ये समझाना कि भैया इतिहास है क्या। कैसे समझाएंगे? तो समझाने अभी अपन पढ़े उससे पहले जरा खुद समझ लें कि हमें समझाना कैसे है। कोई भी बच्चा आया बोला कि सर कोई कहानी हुई थी, है ना, जैसे सपोज करिए सेतु समुद्रम का बनना, महाभारत का युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, है ना, इन सारी चीज़ों पर, या कोई भी पौराणिक कोई भी हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन है जैसे 1857 हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चा आपसे अगर आके पूछे कि सर ये सब जो है इसको हम विषय में पढ़ते हैं, इतिहास में ही क्यों पढ़ते हैं, हम इसे भूगोल में क्यों नहीं पढ़ लेते, हम इसे वर्तमान में क्यों नहीं पढ़ते, वर्तमान नाम से एक विषय हो सकता था, इतिहास ही क्यों विषय बना? क्योंकि भैया इतिहास का मतलब होता है जो कहानियां जो बीत चुकी हैं, जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो क्या घटना हुई है, कहां पे वो घटना हुई है, किस तरीके से वो घटना हुई है और वो घटना कब हुई है, इस सभी की जानकारी हमारे क्लास 6 के चैप्टर 1 में मिलने जा रहा है। तो चलिए भाई बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये रहा हमारे सामने सवाल। क्या सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कि या तो कल से पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 1 अरब साल पहले क्या हुआ था, ये पता कैसे चलेगा? है ना मजेदार सवाल। भैया जरा बताइए, है ना, आपसे कोई पूछे कि अच्छा कल क्या खाए थे तो बता दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छा बताइए 5 साल पहले 1 जुलाई को आप क्या खाए थे, अब आपको याद है क्या? अब आप दिमाग पे जोर डालिए, अगर भाई साहब वो तो हमें याद ही नहीं है। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन सभी का प्रमाण मिले, सबका प्रमाण नहीं मिलता है। किस किस चीज का प्रमाण मिलता है हम बात करेंगे यहां पर कि जब शुरुआत होगी हमारे क्लास की तो हम लोग यहां से देखेंगे कि हम कैसे खोजते हैं इतिहास, कैसे इतिहास खोजा जाता है, क्या है ये। इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, आपको एक लाइव एग्जांपल देते हैं। आज जाना घर पे, है ना भाई साहब, क्या करना कि कोई भी अपनी किताब कलम किसी भी जगह पे रख के छोड़ देना, किसी भी जगह पे रख के छोड़ देना, और इस पे कम से कम 10 दिन, है ना, इसको 10 दिन देखना भी नहीं है, 10 दिन इसको झाड़ पोछ कुछ नहीं करना है, छूना भी नहीं है। 11वें दिन हम जाएंगे और क्या करेंगे, अपने हाथों से इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से जब हम हाथ फेरेंगे तो यहां पर हमारे धूल जमी नजर आएगी, धूल जमेगी। 10 दिन में सोचो इतनी धूल हुई। अच्छा एक काम करिए, ये 10 दिन में इतना धूल था, 10 साल के लिए छोड़ दे क्या? भाई साहब कितने सालों के लिए हमने छोड़ दिया है? 10 सालों के लिए अगर हम छोड़ दें इसे, इसके पास कोई ना फटके तो शायद धूल थोड़ी और मोटी हो जाएगी। अच्छा फिर इसके बाद सपोज करिए इसे 100 सालों तक छोड़ दिया जाए तो क्या किताब दिखाई देगी? जी नहीं, किताब के ऊपर जम चुका होगा बहुत सारा धूल इस पे जम चुका होगा, मिट्टी के ये क्या कहते हैं उसमें दब गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी चीज को 1000 साल के लिए छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये जिस घर में आप रखे होंगे
क्या वो मकान आपको 1000 साल के बाद नजर आएगा? कहा बिल्कुल भी नहीं। तो भाई साहब उस मकान को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मकान के ऊपर मिट्टी जम चुकी है तो हमको यहां से मिट्टी हटाना पड़ेगा। भाई अपन क्या करेंगे, इस पर से मिट्टी धीरे धीरे हटाना शुरू करेंगे। तो मिट्टी हटाएंगे तो दिखेगा हमको मकान। हमने कहा चलो भाई मकान दिखा, है ना जी। चलिए फिर इसके बाद इस पर से और ज्यादा मिट्टी, है ना, और मिट्टी हम यहां से हटाना शुरू करेंगे तो दिखेगी वो टेबल जिस पर आपने इस किताब को रखा है। फिर इसके बाद और मिट्टी हटाएंगे तो दिखेगी हमें किताब। यानी कि मिट्टी को हटाने से इतिहास दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। कैसे मिट्टी के हटने से इतिहास दिखता है, इसको हमने समझा, है ना। अब बड़ा सवाल यह है कि जब हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं कि इतिहास में, हमारे अतीत में क्या कुछ हुआ है, ये पता कैसे चलेगा? मिट्टी हटाएंगे पता चलेगा। अच्छा ये बताइए सर, पता क्या चलेगा? कैसे पता चलेगा वो तो हो गया, सर क्या पता चलेगा ये बताओ। मैंने कहा देखो भाई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल मानव, हम सारे मानव जो है ना, ये हम सभी की जो उत्पत्ति हुई है सबको पता है भाई। हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं पशुओं से ही हुई है। हम सारे जीव जंतु, है ना, आज के डेट में हम लोग कपड़ा पहनने लगे हैं। क्या शुरू से कपड़ा पहनते थे? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वज, कहा जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज हुआ करते हैं। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर, कपी जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर था उस मनुष्य का। वो पहली बार मनुष्य जिसने कोशिश किया कि चलो भाई अपन धरती पर पैर रखते हैं, मनुष्य की तरफ जो पहला कदम बढ़ाया, कुछ कपी जैसा था, मतलब कि बंदर जैसा था, वो जानवर जैसा था। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एक जानवर जैसा आपको दिख रहा है। अब ये जानवर क्या किया करता था अपने डेली जीवन में, आप खुद सोच के बताइए। भाई साहब ये बात तब की है जब कोई मनुष्य नहीं था, धरती पर कोई बिल्डिंग्स नहीं थी भैया, कोई भी इमारत नहीं था, क्योंकि उस समय सारे जानवर थे। तो जानवर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे नहीं, तो बिल्डिंग नहीं होगा तो धरती पर क्या होगा? या तो जंगल होगा, पेड़ पौधा, नदी नाला तालाब, यही सारी चीजें होंगी, झील होगा, यही सारी चीज बिल्कुल प्राकृतिक। अगर इतनी सारी चीजें प्राकृतिक हैं, वहां पर एक इंसान बेचारा, वो जो कह लीजिए, आप क्या कह सकते हैं, बंदर टाइप कह लीजिए, वो बेचारा क्या करता होगा? भाई इसकी क्या क्या जरूरतें हैं? इसकी बस जरूरत इतना है कि भाई साहब खाना मिल जाना चाहिए, है ना, कहीं कोई जगह मिल जाना चाहिए, सो जाएं। काम धाम तो कुछ था ही नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई थी नहीं कि टेंशन हो कि अरे यार पढ़ना भी है यार, जॉब भी लेना है, वैसा कोई था ही नहीं। करना क्या है इनको? तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? पहला काम पेट भरना और दूसरा काम होता था चादर तान के सो जाना। पेट कैसे भरेंगे? बड़ा सवाल। भाई आप सोच के देखो कि तुम एक ऐसी जगह पे फंस गए हो, या फिर एक ऐसे जगह पर हो जिस जगह पर कुछ नहीं है, खाली पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, कोई बिल्डिंग कुछ नहीं है, ना रेस्टोरेंट है, ना पिज्जा है, ना मैकडी है, कुछ है ही नहीं। तो ऑर्डर तो करिएगा नहीं, जोमेटो स्विगी तो जाइएगा नहीं, क्या करिएगा भाई साहब? आप देखिएगा ना कि हाँ यार लाओ पेड़ पौधा पे क्या है खाने वाला, लाओ जरा तोड़ ताड़ के खा लेते हैं। तो पेड़ों पर या तो फल मिल जाएगा या फिर उस फल को खाने वाले पशु पक्षी नजर आ जाएंगे। तो भाई आप ट्राई तो दोनों ही करोगे, फल भी तोड़ के खाएंगे और पशु पक्षी भी मार के खाएंगे। तो फल तोड़ना हो या पशु पक्षी मार के खाना हो, इन सारी चीजों को हम शिकार में कंक्लूड करते हैं। भाई जो हमारा काम था, जो शुरुआती जो काम रहा होगा इस इंसान का, वो या तो शिकार करेगा या तो फलों को इकट्ठा करेगा। फल इकट्ठा करेगा तो संग्रहकर्ता कहलाएगा, मारा तो शिकारी, इकट्ठा कर लिया तो संग्राहक। इकट्ठा क्यों किया आप ये बताओ? भैया शिकार इसलिए किया क्योंकि भूख लगी है, जितना खाया उसके बाद चल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जाके भूख लग गई, बोले अब क्या करें यार, खाना तो है ही नहीं, खाना तो पीछे छूट गया अपना। तो भाई खाना पीछे छूट गया है तो इस बार अकल आया नहीं, इस बार अगर खाना जब मिलेगा ना तो थोड़ा हम क्या करेंगे कि उसको स्टोर कर लेंगे, बचा लेंगे, कहीं पर रख लेंगे। बोला कि ठीक है जी। कहाँ रखना शुरू करेंगे? जमीन खोद करके उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। और ये जो जैसे ही जमीन खोदा उसके अंदर खाना डाला या पेड़ों के ऊपर छुपाया, हम संग्राहक हो गए, हम इकट्ठा करने लगे चीजों को। तो सबसे पहला काम मनुष्य का अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य का सबसे पहला काम क्या था, तो या तो वो शिकार हो जाएगा या फिर संग्रहकर्ता हो जाएगा। अच्छा सारी चीजें हो गई, हम लोग संग्रह कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि जब ये जानवर, इसका जब विकास होना शुरू होगा, ये आरंभिक मानव है, इसका जब विकास होना शुरू हुआ तो भाई साहब हमने देखा रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी हो गई, है ना, हमारा जबड़ा
ये जो हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र में हमारे बहुत सारा बदलाव हुआ, आदतों में बदलाव आया। एक समय ऐसा आया जब ये क्या करने लगा भाई साहब, ये पहले मार के खाता था, अब धीरे धीरे इसको दिमाग आया क्या चीज कि रे भाई बकरी जो है उसको तो मार के हम खा गए, अबे बकरी से बच्चा मिल सकता था भाई, और क्या पता बकरी की बच्ची हो गई, बकरी हो गई अगर, तो फिर उससे भी बच्चा मिलेगा। ये दिमाग चला, और जैसे ही दिमाग चला भाई साहब बोले ना ना अब हम किसी को खाएंगे नहीं। बोले क्या करेंगे, बोलेंगे अब हम पालतू बनाएंगे। भाई साहब दोबारा में पशुपालन करना शुरू कर दिया। अच्छा जैसे पशुपालन करना शुरू किया है ना, तो भाई पशुपालन पशुओं को खिलाने के लिए भी क्या चाहिए, चारा वारा चाहिए। पशुओं को खिलाने के लिए चारा चाहिए, खुद भी खाने के लिए चाहिए। तो भाई साहब चारा वारा उगाना शुरू किया। जैसे ही चारा उगाना शुरू कर दिया भाई साहब क्या कहलाने लगे, किसान कहलाएंगे, कृषक कहलाएंगे। और चारा ना कि सिर्फ पशुओं के लिए भाई, अपने भोजन के लिए भी, क्योंकि जब पशु हमारे एक जगह पर है उसकी सहायता से ही, अब देखिए हमारा जो खेती करने का जो तरीका होता है उसमें पशु बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बैल, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बैलों से क्या की जाती है, खेती की जाती है ना, तो हल जोतने के काम में आते हैं। ठीक, बोझा ढोने के काम में गधे खच्चर ये सब आए जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे पशुपालन की तरफ बढ़े, है ना, पशुपालन की तरफ बढ़े, पशुपालक बने, और धीरे धीरे फिर हम लोग क्या बने, किसान बने। अब दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो पहले हम किसान बने होंगे, अपने खाने के लिए कुछ उगाया होगा, पेड़ पौधा हरा देख करके छोटे छोटे पशु पक्षी आए होंगे और पशु पक्षी उसको खा रहे हैं पेड़ पौधे को, तो हमको समझ में आया कि अरे भाई ये तो पेड़ पौधा खाने वाला है, ये तो हमको नहीं खाने वाला है, चलो इस पशु पक्षी को इसी में उलझा दो। जैसे ही हमने क्या किया, उस पशु पक्षी को और ज़्यादा मतलब खाना देना शुरू किया, उनसे हमारी दोस्ती होने लग गई। अब जब दोस्ती होने लग गई तो वो हमसे निडर हो गए, और जब निडर हुए भाई साहब तो पास में आके बैठने लगे। आज के रेट में देखिए हम लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, है ना, खरगोश पालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गाय बैल भैंस सारी चीज़ें लोग पाली जाती हैं। तो ये क्या है, उनके खाने के आदत के हिसाब से। तो हो सकता है हम या तो पहले हम किसान बने हो, या तो पहले हम क्या बने हो, पशुपालक बने, दोनों में से एक बात हो सकती है। खैर पशुपालक और किसान जब बन गए, किसान बनिएगा तो भी उत्पादन आपके खाने से ज्यादा हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर पशुपालक बन गए तो भी, भाई साहब एक चीज बताओ, 10 गाय रखे हो, क्या 10 गाय का दूध लगातार पी लोगे एक दिन में, खत्म कर पाओगे पूरा परिवार मिल करके? कभी नहीं। बोले क्या होगा, बोले जो बच जाएगा अगल बगल बेच देंगे, है जी। खेती किया है और खेत में अन्न बहुत ज्यादा हो गया है, पूरा एक परिवार क्या मिल करके उसको साल भर में खत्म कर लेगा, 6 महीने में खत्म कर लेगा? बिल्कुल नहीं। अपने खाने से ज्यादा हो गया है, क्या करेंगे, अगल बगल वालों को बेचना शुरू कर देंगे। जैसे ही बेचने की शुरुआत हुई, चाहे वो पशुपालन से हो चाहे वो खेती से हो, भाई साहब अपन बन गए ना व्यापारी। अगला कदम क्या था, अगला कदम में हम क्या बने, व्यापारी बने। अच्छा जब व्यापारी बने तो भाई हमारे पास धन आने लगा, क्योंकि अपन जब बांटेंगे ना, क्या करेंगे, जब व्यापार करना शुरू करेंगे, कहीं से सामान लेकर के आए और उसको महंगे दाम में जब बेचेंगे तो हमारे पास धन इकट्ठा होगा। और धन जब इकट्ठा होगा, चीज समझना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, धन जब इकट्ठा होगा तो उसको लूटने वाले भी होंगे, और जब लूटने वाले होंगे तो उन लूटने वालों से बचाने वाला भी चाहिए। इसको ऐसा समझिए कि भाई साहब मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, और इसने क्या किया, इसके पास बहुत सारा धन है, और कुछ एक ग्रुप है, और ये आदमियों का ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, लूट के इसको लेके चला जा रहा है, कह रहा है भाई साहब एक काम करो, तुम्हारे पास जो धन है दे दो। और ये बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अकेला है और ये 2-4 के ग्रुप में है। अगला भाई साहब दिमाग लगाया, बोला कि यार ये तो हमेशा का हो जाएगा, है, ये 2-4 आदमी को खड़ा कर लिया अपने पास, बोला भाई एक काम करो, चलो खड़े हो जाओ, आज के बाद रक्षा करना शुरू करो। जब भी यहां से क्या होगी, जब भी कोई दुश्मन ग्रुप आएगा हमसे हमारा धन लूटने, आप क्या करिएगा, उसकी रक्षा करिएगा। बोला ठीक है सर, रक्षा तो कर देंगे आपका, चलिए मान लिया, हम तो रक्षा कर देंगे। बोला काहे रक्षा करें भाई, आप हमारे दोस्त रिश्तेदार क्या लगते कहें भाई, है। बोला कि देखिए गुस्सा उस्सा मत होइए भाई साहब, इसके बदले आप तो चूंकि खड़े रहिएगा ना रक्षा करने के लिए, तो चलिए ठीक है, हम आपको थोड़ा बहुत मेहनताना दे देंगे, है ना। क्या दे देंगे, मेहनताना। देखो यहां से शुरुआत होती है सेना की। आज जो हम लोग सेना देखते हैं, एग्जैक्ट इसकी शुरुआत यहीं पर थी, इसी तरीके से हुई होगी। अब ये धन हो सकता है उसका धन ही हो, या हो सकता है, मतलब धन मतलब कि कोई वस्तु हो सकती है, या उसका जमीन हो सकता है, या खेत हो सकता है। इन सारी चीजों की रक्षा के लिए क्या बन गई,
भाई साहब एक छोटी सी सेना बन गई। लेकिन ये जो सेना थी ना शुरू में अस्थायी तौर पे थी, इसमें हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक, फिलहाल हम समझना, हमने क्या देखा कि हम क्या बन गए। अब जब हम इन लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इन लोगों को डायरेक्शन देना शुरू किया कि भाई साहब इधर से नहीं, इधर से बचा लो, है ना, इधर से अटैक कर लो, आपके पास हथियार इतने कम है या इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, दुश्मन की सेना ज़्यादा है या कम है, हमारे पास कौन कौन से पशु हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हम करने शुरू कर दिए। जब जैसे ही चर्चा करना शुरू किया, लोगों ने कहा भाई साहब ये तो भाई सब पर शासन कर रहा है, जैसे ही शासन कर रहा है एक नया वर्ड निकल के आया हमारे पास, प्रशासक। तो शासक या प्रशासक, तो मनुष्यों का जो कार्य का क्रम है, अगर आप इसको सिर्फ आपको इतना याद रहे कि भाई साहब अपन पहले जानवर थे और जानवर क्या कर सकता है, अगर ये चीज आपके दिमाग में रह गई बात, तो इस चीज को कभी नहीं भूलोगे कि इंसान का जो काम करने का जो तरीका है वो शुरू में कैसा था, फिर उसके बाद कैसा हुआ। एक बार फिर इसको, ये पूरे स्लाइड को एक बार जरा शॉर्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। देखो, इंसान, सबसे पहला इंसान जानवर था। जिस समय जानवर था उस समय कोई बिल्डिंग, कोई वगैरह भवन वगैरह कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो क्या था, नदी नाला पेड़ पौधा, यही सारी चीजें रही होंगी। तो हमारे खाने के लिए भाई साहब बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो हम लोगों ने सारी चीजें खाई होंगी। जो खराब लगा उसको नहीं खाया। करेला खाया जाता है ना, लेकिन उसमें कुछ गुण ऐसा है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, आप लोग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे अभी, है ना, जैसे ही मैंने करेला का नाम लिया, कुछ लोग का तो मुंह भाई साहब देख लो भाई साहब, देख लिए कुछ लोग जो है ना वो अपने मतलब मुंह लगते हैं उधर वो करने, कड़वा हो जाता है मुंह सबका। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी आदत के हिसाब से खाना शुरू की। खैर, तो हम लोग खाते थे पेड़ पौधा से, या हम क्या करेंगे, जानवरों को मार के खाएंगे, दो में से एक बात है। तो जैसे ही जानवरों को मारा वैसे ही हम क्या बन गए, शिकारी बन गए। और शिकारी के लिए एक नया वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? शिकारी का मतलब आखेटक होता है। क्या होता है भाई साहब? आखेटक। ठीक है जी। तो ये जो आखेटक है, आखेटक के बाद हम क्या बने, संग्रहकर्ता बने, क्योंकि शिकार करके लाए हैं तो अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो शिकार करके लाया, इकट्ठा किया तो संग्रहकर्ता बन गए, है ना। अब जब इकट्ठा करने लगेंगे तो उसको खाने बाकी पशु पक्षी भी आए, तो हमने उससे दोस्ती कर ली। जैसे ही दोस्ती करी पशुपालक बन गए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि उन पशुओं से अपना काम निकालने के लिए, अपने नजदीक बुलाने के लिए हमने किसानी शुरू कर दी हो। हम चारा उगाने लगे हों, पशु हमारे पास खुद ही आ गए हो, ये भी हो सकता है। तो भैया पशुपालक और किसान दोनों बने। और फिर जब हम लोग के पास उत्पादन होना शुरू हुआ, ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, बेचबे न करेंगे जी, तो व्यापारी बन गए। और व्यापारी बनने के बाद जब ज़्यादा धन आ गया तो उसके रक्षा के लिए वही 2-4 आदमी चाहिए, तो क्या बन गए, अपन प्रशासक बन गए। ठीक है, तो हम अतीत के बारे में क्या कुछ कैसे जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चली। हमारा कार्य का क्रम क्या था, यही पता चलेगा ना हमको। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखेंगे। अब आगे फिर मन में आया, अच्छा सर ठीक है, ये सारी बातें हो गई, ये आदमी बंदर सारी चीजें बता दी, सर ये बताओ ये लोग रहते कहाँ थे। वेरी गुड क्वेश्चन, मन में आ रहा है ना, ये लोग रहते कहाँ थे ना, ये बंदर बंदर कहाँ रहा करते थे। हमने कहा देखो भाई साहब, ये लोग जो थे ना, भारत में दरअसल क्या है, एक नर्मदा नदी है। क्या है? एक नर्मदा नदी है यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरीके से एक नदी है नर्मदा। ठीक, और नर्मदा नदी से उत्तर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ना, नर्मदा नदी से उत्तर की तरफ वाले हिस्से में ये लोग पाए गए, यानी कि नर्मदा घाटी में। ठीक, सबसे पहले प्राप्ति हमारी क्या होती है, नर्मदा घाटी में। ठीक, अच्छा, नर्मदा घाटी में जो पाए गए लोग हैं वो क्या थे? अभी हमने पीछे की स्लाइड पर देखा कि भाई बहुत सारा कार्यक्रम था इनका, या तो शिकारी हुआ करते थे, संग्रहकर्ता थे, है ना, पशुपालन या किसान वगैरह हुआ करते थे, व्यापारी थे या प्रशासक थे। कौन सा इंसान था जी वहां पर नर्मदा घाटी में पाया गया? हम कहेंगे यहाँ के लोग जो थे वो क्या थे, कुशल संग्रहकर्ता थे। संग्रहकर्ता मतलब इकट्ठा करने वाला, है ना। ये वो समय है जिस समय लोग सिर्फ और सिर्फ भोजन क्या करते थे, कहीं से तोड़ के ले आया, कहीं से शिकार करके ले आया, अपने पास रखा और खा रहे। इसका मतलब कि इस समय पर खेती का कोई चलन नहीं रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया खेती का प्रमाण यहां से बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा, इंसान के होने का प्रमाण हमको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर उनके जिंदगी में हम और घुसे मतलब हमने मिट्टी और हटाया। पहले स्लाइड में बताया था मिट्टी हटा के इतिहास निकालना है, तो हमने और मिट्टी हटाया तो हमको कुछ अन्न के दाने मिले। अन्न का दाना, इसका मतलब भाई साहब खेती किया होगा, बोले बहुत सारा अन्न का दाना मिलने लगा। अरे कहा भाई साहब, जिसे हम अनाड़ी समझ रहे थे वो खिलाड़ी निकला है। इसके पास बहुत सारे पौधों की जो है ना वो जानकारी थी, अगल बगल क्या क्या उग रहा है, लगभग सारी चीजें ये पकड़ के बैठे हुए थे। ये उस समय की बात है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग ना कि सिर्फ अन्न, मन याद रखना भाई साहब, सिर्फ अन्न ही नहीं,
मांसाहार है ना मनुष्य के जीवन का एक क्या कहते हैं अभिन्न रहा है। हालांकि इस चीज को सपोर्ट नहीं करते आज के डेट में, ये अलग चीज है, लेकिन शुरुआती मानव को कौन समझाए भाई, तो ये तो पकड़ के खाएगा। तो क्या करेंगे भाई साहब, शिकार भी किया करेंगे। अच्छा, यहाँ के लोग शिकार करते थे और पौधों की छोटी छोटी जानकारी इनके पास होने लगी। जब छोटी छोटी जानकारी होने लगी है ना, तो एक जगह आता है जिसका नाम है एक नदी है हमारे देश में है ना, इस नदी को हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है जी, और यहीं इस मुहाने पर यहीं पर एक जगह है जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं सुलेमान और किरथर। दो ऐसा जगह है जहाँ पर सुलेमान और किरथर पड़ता है, और इसके बीच का जो ये वाला एरिया है इसी को हम लोग मेहरगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेहरगढ़। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, दो अन्न के बारे में, जो हम लोग आज के डेट में जो खाना खाते हैं ना यहाँ पर, उसमें दो अन्न कौन कौन सा था, पहला था जौ और एक गेहूं है ना। तो गेहूं और जौ दो आपको याद रखना है, सुलेमान और किरथर। क्या याद रखना है, पहला तो आपको याद रखना है गेहूं और दूसरा क्या याद रखना है, जौ। ये दो ऐसा अन्न था, अन्न का दाना था जो प्राकृतिक रूप से उग रहा था। हाँ जी, पहली बार उगाया नहीं गया था, मनुष्यों के द्वारा नहीं किया गया था, प्रकृति के द्वारा उगा था। अच्छा, प्रकृति के द्वारा जब उगना शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ जानवर गए, बोले भाई साहब हम भी गेहूं के खेत में जरा घुस गए, बोले चर के आते हैं जी। अब जब चरने लगा तो इंसान देखा, बोला अरे भाई साहब खेत में घुसा है, बोले काम करो क्या, इसका मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है जी। बोले हाँ, तो एक काम करिए सर, चलिए आज के बाद से उगाना शुरू कर देते हैं। पता है इंसान चला गया कहाँ, गेहूं और जौ के पौधा को ध्यान से देखने लगा कि कोना महीना में उगता है, कैसे कैसे उगता है ना, इसमें काका कर, मतलब देखो कोई करने वाला तो था नहीं, जो चीजें हैं प्राकृतिक ही हो रही है। अब मनुष्य तो बैठ के इंतजार ही कर सकता है कि अच्छा ये मौसम है ना, इस मौसम में होता है, इतना दिन लगता है, अभी खाने लायक नहीं हुआ है, अभी खाने लायक हो गया है। खूब बढ़िया से बैठ के देखा है, बहुत दिन तक देखा भाई साहब। जब देखा तो उसको समझ में आया भाई उगा सकते हैं है ना। मेहरगढ़ से लोगों ने क्या उगाना शुरू कर दिया, गेहूं और जौ। किस जगह पड़ता है भाई साहब, हमारे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। अच्छा ये बताइए किस जगह पर हो गया, कैसे हो गया है ना, क्यों उगाया, सारी चीजें हो गई। अब सवाल आता है कब, भाई साहब ये कब की घटना है, हम कहेंगे आज से 8000 साल पहले की घटना है। कितनी घटना है, 8000 साल पहले है ना जी। भाई साहब बहुत तगड़ा। अगर ये खेती कर रहे हैं, अच्छा एक चीज और यहीं पर, अगर ये खेती कर रहे हैं भाई, तो खेती में पशुओं की मदद लेंगे है ना जी, पशुओं की मदद लेंगे और क्या करेंगे, पशुओं से भी थोड़ी बहुत खेती करवाएंगे। तो इसका मतलब इनके पास मवेशी भी अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है जी, तो इनके पास मवेशी भी होने लगे है ना, भेड़ बकरी, कहने का मतलब बैल हो गया, ये सारी, ये गाय वगैरह हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक, अच्छा अब ये एक सेटअप देखिए कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर खेत मिलता हो, बहुत सारे पशु मिलते हों और लोग उन पशुओं को पालतू बना के रखे हों और खेती करते हों, इसके अलावा शिकार वगैरह करते हों। ये ऐसे कौन से जगह है, आज के डेट में अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी जगह है, तो आप कहिएगा खटाक से सर गाँव है ना। गांव में नॉर्मली लोग खेती वगैरह किया करते हैं, पशुपालन का जो ये चलन है अक्सर हाँ वहीं पर देखने के लिए मिल जाता है ना जी। अब तो ये चीज जो है, ये जो सेटअप हमने देखा किसका था, हमने देखा गांव का। ठीक है जी, तो अब गांव की हम बात करेंगे कि इसका मतलब जो इंसान के रहने का जो प्रथम आवास का जो स्वरूप था, एक बार फिर समझेंगे, इंसान के रहने का जो पहले है ना जो आवास था, जो इलाका था, उस इलाके को हम क्या कहेंगे, उस इलाके को हम कहेंगे ग्रामीण इलाका। मतलब कि मनुष्य सबसे पहले कहाँ बसना शुरू किए थे, सबसे पहले गांव से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, अच्छा गांव से शुरुआत हुई, कहानी फिर आगे बढ़ेगी। क्या होगा, शुरुआत तो हो चुकी है, फिर समय बदला। क्या समय बदला, हमने बताया कि यहाँ पर एक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी है ना। समय बदला, लोग यहाँ सुलेमान और किरथर के पास से धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे आने लगे। अच्छा सिंधु नदी के पास भी बहुत सारा मतलब इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है जी, तो ये जो सहायक नदियाँ हैं, इन सारी नदियों के आसपास अब यहाँ से क्या हुआ, देखो मेहरगढ़ के लोग क्या उगा रहे हैं, गेहूं और जौ। खेती करने के लिए चाहिए पानी, सफिशिएंट चाहिए। पानी के लिए कहाँ जाएंगे, पानी वाले रास्तों पर जाएंगे। पानी कहाँ मिला, सिंधु नदी के किनारे। बोले इधर ही डालो तंबू अपना, आगे बढ़ना ही नहीं है। बोले क्यों, बोला पानी मिल गया यार, जमीन मिल गई, बात खत्म ना, इधर ही खेती करेंगे। अब लोग भाई साहब इधर ही खेती करना शुरू किए है ना। अब कहाँ पे, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास। ठीक है जी,
क्यों भाई, सब खेती करनी थी, है ना। कब की बात है, आज से 4700 साल पहले की बात है। कब की बात है ये, 4700 साल पहले, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर रहे लोग, खेती वेती करना शुरू किया अपना धीरा मस्त एकदम बहुत बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि खेती जब करते थे ये लोग तो उत्पादन हुआ अच्छा खासा। उत्पादन जब हुआ तो पैसा भी अच्छा हो गया। अब पैसा जब अच्छा हो गया इनके पास तो मन में आया कि भाई साहब इसको पैसा को कहाँ खर्चा किया जाए, है ना। तो हुआ कि चलो भाई अब लग्जरियस लाइफ जिया जाए। ठीक है, लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है चलो थोड़ा ऐशो आराम में बिताएं, है ना, थोड़ा सा माहौल बनाएं, थोड़ा सा बाजार बनाएं, अपने रहने के ऊपर खर्चा करें। ठीक, तो इन्होंने अपना जो बनाया स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नगर। ठीक है जी, पहले के लोग क्या करते थे, गाय वगैरह पाला करते थे, पशु वगैरह पाला करते थे, खेती वगैरह किया करते थे, तो वो जगह क्या कहलाएगी हमारी, गांव। अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। कहां पहुंच गए हैं, सिंधु नदी के किनारे। क्या मिल गया है, पानी। उत्पादन काफी बढ़ गया है। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, खर्चा कहां करेंगे, अपने जीवन पर। क्या मिल जाएगा हमको, नगर मिल जाएगा। जैसे ही नगर मिला, है ना, हम कहेंगे भारत में प्रथम नगरीकरण, भारत का पहला नगरीकरण, भारत का पहला नगर। और पूरे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता हमारे भारतीयों के पास है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं। नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण कब देखने के लिए मिलता है, 4700 साल पहले मिलता है। किस नदी के तट पर मिलता है, सिंधु नदी के तट पर मिलता है। पूछ लिया जाए कि दिशा बताओ कौन है, हम कहेंगे भारत का ये जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, ये वाला इलाका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी, काफी गर्व की बात है। चलो जोश आ गया, है ना, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फिर कुछ समय बीता। ये देखो एक चीज है, मनुष्य है तो भैया जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। ये अलग बात है कि चाइना को हम लोग आज पछाड़ दिए, है ना। अलग बात है कि सिर्फ जनसंख्या में, चलिए कहीं तो क्रेडिट लेना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मनुष्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, यहां पर भी जनसंख्या बढ़ी। हाँ जी, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जमीन कम पड़ने लगा क्या, कहा हाँ जी, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि यहां अचानक बाढ़ आ गया हो, सब लोग एक साथ साफ, है ना। या हो सकता है सूखा पड़ गया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी तरह का कोई बीमारी हो गई हो। जैसे अभी हमारे यहाँ लोग देखा था, हमने कोविड देखा था, यूरोप में लाश उठाने वाले कोई नहीं थे। पटना के घाटों पर 3-3 दिन तक लगे थे, लाइन लगा था लोग अपने अपने परिजनों को लेकर। क्या पता क्या कोई वैसी बीमारी आ गई थी क्या। या ये भी हो सकता है, अब तो नया रिसर्च आ रहा है कि हो सकता है कि ये लोग परमाणु हमले में मारे गए हों। खैर, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यहां से धीरे धीरे मानवता समाप्त होने लगी, मतलब मानव का निशान समाप्त हुआ। तो जब मानव का निशान समाप्त हुआ तो भाई कहीं तो जाके बसेंगे। कहां बसेंगे, जगह छोड़ के आए, है ना। फिर हमारे यहां पर नदी है, कौन सी नदी, हमारी मां जिसे हम कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं भाई साहब, गंगा कहते हैं। और यही गंगा के किनारे में क्या पाया गया, सारे लोग वापस गंगा, है ना, पहुंचे। कब, 2500 साल पहले, गंगा की घाटियों में। अच्छा, गंगा की घाटियों में पहुंचे तो भाई साहब फिर, अच्छा एक चीज बताइए, सिंधु घाटी में पहुंचे थे, जमीन उर्वर मिल गया, पानी मिल गया, तो हमारा फसल हो गया। अगर फसल अच्छी हुई है तो हम नगरीकरण बना लिए। अच्छा, फिर गंगा के आसपास की जो नदियां हैं, गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसका भी पानी भाई साहब काफी ज्यादा, मतलब वो अपनी मात्रा में, अच्छा खासा मात्रा में क्या लेके आता है, अपने साथ उर्वर मिट्टी लेके आता है। अच्छा, उर्वर मिट्टी लेके आता है, इसका मतलब भाई साहब फिर खेती बहुत बढ़िया होगी। अगर खेती बढ़िया होगी तो फिर लग्जरी की तरफ भागेंगे। तो क्या हमको फिर दोबारा द्वितीय नगरीकरण नहीं दिखाई देगा, द्वितीय नगरीकरण हमको दिखाई देगा। ठीक है जी, अब इस गंगा के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर क्या दिखाई देगा, आपको बड़ा बड़ा नगर दिखाई देगा। और वो नगर इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसे ना नॉर्मल नहीं, हम उसे महाजनपद कहेंगे। क्या कहेंगे, जनपद नहीं, हम इसे महाजनपद कहते हैं। सोच लीजिए, इतना बड़ा है ना, कि हम इसे कहेंगे महाजनपद। अच्छा, महाजनपद का जब जिक्र आता है ना, तो दो महाजनपद को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा, एक तो भैया अपन बिहार वाले हैं तो बिहार में जानना जरूरी है। बोले हाँ सर, बोले बिहार के किस जनपद, महाजनपद के बारे में चर्चा की जाए। हमने कहा देखो भाई, सबसे जो कहते हैं ना कि जिसने पूरे भारत देश का इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र बदल के रख दिया, उस चाणक्य की धरती, चाणक्य की कर्मभूमि रही है बिहार। और उसी बिहार के कहां पर, मगध महाजनपद,
क्योंकि भाई साहब मगध का नाम इसलिए क्योंकि भैया ये जो बिहार आज के डेट का जो बिहार है ये मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो मगध महाजनपद काफी कह सकते हैं शक्तिशाली था, है ना। अच्छा, शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि भाई साहब एक तो इसके पास नदी सफिशिएंट है, दो तीन कारण है, जरा समझते चलेंगे, हालांकि आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मगध शक्तिशाली बहुत था। काहे शक्तिशाली बहुत था? इसके पीछे दो तीन कारण। इसके पास अपना प्राकृतिक सेटअप बहुत बढ़िया था, नदी है, पहाड़ वगैरह है ना। दुश्मन पहाड़ टप के आ नहीं सकता है, नदी से जा नहीं सकता है। अभी दुश्मन नदी से क्या करे कि भाई नाव में बैठे बोले चलो, है सिपाहियों आक्रमण, है ना। उधर से पनिया पीते, कहते हैं ना कि वो खरवा खेते पनिया पीते आ रहे हैं, पता चला भाई दुश्मन का सेना सामने ही तीर भाला लेके है। अभी आप आधे नदी में हैं और दुश्मन की सेना वहां पर लगी हुई है, पूरा एकदम तीर है, भाला भी नहीं फेंकेगा, भाला तो भाई थोड़ा नजदीक जाएगा ना जी, तीर फेंकेगा थोड़ा दूर जाएगा, पता उधर से उड़ा देगा, ठीक है। तो ये मगध के लिए बहुत बढ़िया काम रहा। अच्छा, दूसरा यहाँ के राजा, ओ हो भाई साहब, राजाओं की पूछो मत, है ना। ये कहा जाता है कि मगध महाजनपद जो है इसकी जो प्रथम राजधानी थी राजगीर, है ना, किसके समय की? जरासंध के समय की। जरासंध कौन? कंस के ससुर जी। कंस कौन? कृष्ण जी के मामा जी। जी, बात कब की है? हमारे द्वापर युग की है। तो द्वापर युग का है हमारा मगध महाजनपद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर अभी कलयुग की बात कर लें तो कलयुग में इसके मेरे जो सबसे फेवरेट राजा हैं बिंबिसार, हरियंक राजवंश, है ना। बड़ी भाई एकदम शांति प्रिय आदमी, अपन को बढ़ाना है, अपन को राज्य बढ़ाना है, लेकिन लड़ाई कहीं नहीं करनी। बोले अच्छा सर कैसे करोगे? कहला देख भाई, दहेज का चलन सुना है? बोले हाँ, दहेज ले लेंगे। भाई साहब जिधर देखते थे उधर अच्छा वो राज्य अच्छा लगा, उस राज्य पर अगर इनको कब्जा करना है या उसके साथ संबंध अपना बनाना है तो जाके हमला नहीं करेंगे, पहले जरा पता करवाएंगे। जरा पता करो तो क्या घर में कोई शादी वादी के लिए है ना भाई साहब। अच्छा, ये भी नहीं कि अपने बेटे का ब्याह करा रहे हैं, अपन बेटा ब्याह के लायक उम्र हो गया है ना, भाई साहब अपने पहुंच जाते थे, अरे हम ही ब्याह करेंगे जी, मगध नरेश हैं हम, है ना। तो कुछ ऐसे राजाओं के कारण मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहा, मगध। और दूसरा जो महाजनपद है जिसे हम कहते हैं वज्जी संघ, है ना। वज्जी बेसिकली 10 गण राज्यों का एक क्या था? संघ था, जहां पे विश्व की जो प्रथम क्या है गणतंत्र वैशाली कहां पर है? हमारे मगध में, सॉरी हमारे बिहार में। चलिए जी, तो बात खैर बिहार से हम पहुंचेंगे, खैर ये तो बिहार पर हो गए, है ना जी। बात हम लोग कर रहे थे अपने देश की, जरा देश के बारे में समझे। वो जो जगह था सुलेमान किरथर, ये नाम कैसे रखा गया? क्योंकि हम लोग आज के डेट में पढ़ रहे हैं ना कि नर्मदा घाटी, उस समय नर्मदा नदी ये कौन जानता था? ये कोई नहीं जानता था, ये लोग नाम हम लोग बाद में दिए। तो भाई साहब ये जरा हम देखें कि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, इस देश का नाम पढ़ना कैसे शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हम कहेंगे भाई साहब ये इस देश की जो शुरुआत होती है ना, वही सिंधु। हमने क्या बताया था? जो हमारे पास एक नदी है, जिस नदी को हम लोग कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। और इसी के आसपास हमारी जनसंख्या सबसे पहले बसनी शुरू हुई थी, इसका मतलब नाम हमारा क्या होगा? इसी के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब नाम अगर इसके आसपास होगा तो क्या होगा भाई साहब? सिंधु। और सिंधु के हुआ ये कि हमारे देश में कुछ ईरानी लोग आए, कुछ यूनानी लोग आए। अब ईरानी यूनानी लोग आए तो उन लोग से सिंधु बोला नहीं गया। अब वो लोग क्या बोलते हैं भाई? सिंधु, हिंदू, इंदोस, है ना, ये बोलना शुरू कर दिया। तो भाई हिंदू और इंदोस कहना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कहा इंदोस क्या होता है? इट इज इंडिया, ठीक है भाई साहब, इंडिया बन गए। तो हम लोग क्या हो गए? ये तो हमारा नाम रहा इंडिया की बात। और भारत नाम कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि भारत नाम जो है ना वो एक समूह के नाम पर पड़ा है। दरअसल समूह का नाम था भरत, समूह का नाम क्या था? भरत, ठीक है जी। और ये समूह कैसा था? कहा जाता है कि इस समूह के पास अपना ऋग्वेद था। ऋग्वेद 3500 साल पहले रचना हुई है, याद करिए कितने साल पहले? 3500 साल पहले, है ना जी। इसी ऋग्वेद में उस किसकी चर्चा है? भरत नाम के समूह की चर्चा है। कहा जाता है कि इसी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, ठीक है जी। अच्छा, जब देश का नाम पड़ा तो भाई हम जरा घूम ले अगल बगल के भी देशों में कि हमारा जो है हम किसके हिस्सा है। तो कहा कि भैया अपन एशिया का हिस्सा है ना। हम कहेंगे अच्छा जी बहुत बढ़िया, एशिया क्या महादेश, है ना। और एशिया में भी खास एशिया हमें दक्षिण एशिया कहा जाता है ना। एग्जाम बनाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है जी। कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे अतीत के बारे में। अच्छा, जब हम लोग मिट्टी निकाल रहे थे तो कुछ सामान निकला था, तो सामान देख के तो कह दिया था कि हाँ इसका इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल गई भाई साहब जिसको देख के नहीं बता सकते है कि इसका क्या इस्तेमाल है। उसको भाई साहब जब तक पढ़ोगे नहीं समझ नहीं आएगा। बोले क्या? हमने कहा कुछ पांडुलिपि हाथ लगी। बोले पांडुलिपि? हम कहा देखो भाई एक लैटिन वर्ड है ना, मेन्यू,
क्या है, लैटिन वर्ड है मेन्यू, और मेन्यू का मतलब है हाथ, और लिपि माने होता है लिखना, हाथ से लिखना। हाथ से लिखी हुई चीजें, बोले अच्छा सर उस समय तो पेपर भी नहीं था, किस चीज पर लिखते थे भाई साहब? कहा कि देखिए उस समय जो है ना एक पौधा होता था जिसे हम लोग भुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुर्ज। और एक पौधा होता था जिसे हम लोग ताड़ कहते हैं, है ना, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता है, ताड़ पत्र। और भुर्ज नाम का जो पौधा होता है, अच्छा ये भुर्ज नाम का जो पौधा है ना, खासकर कहाँ मिलता है? खासकर हमारे हिमालय के क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। ठीक है जी, तो या तो ताड़ के पौधों पर लिखा करते थे, पत्तों पर लिखा करते थे, या भुर्ज पेड़ की जो छाल है हम लोग इस पर लिखा करते थे, और ये लिखा करते थे। ठीक, और लिखने के क्रम में कुछ लोग ऐसे भी थे, बोले कि ना 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 ये बड़ा पतला सा है जी, फट उठ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो कुछ लोग आए भाई साहब, बोले काम करो, पत्थर पर लिखना शुरू करो। किस चीज पर भाई साहब? पत्थर पर ही लिखना शुरू कर दिए, है ना। तो जब हम पत्थर पर लिखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? शिलालेख कहेंगे। पत्थर पर लिखा है, शिलालेख कहलाएगा, है ना। तो भाई साहब ये शिलालेख के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली? तो हम कहेंगे सबसे पहले, है ना, 2250 साल पहले लगभग हमको एक शासक था जिसका नाम है अशोक। ठीक है जी, अशोक भाई साहब का एक हमें क्या मिला? शिलालेख मिला। कहां पर मिला है? कंधार में मिला है। कंधार कहाँ है? हम कहेंगे भाई साहब आज का अफगानिस्तान, उस समय का भारत, आज का अफगानिस्तान, इस जगह पर क्या मिला? शिलालेख मिला है। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा था। हाँ जी, किस किस भाषा में लिखी हुई थी? हम कहेंगे 2 भाषाएं दी हुई थी। कौन कौन सा? एक तो था आपका ग्रीक और दूसरा था अरमाइक। ठीक है जी, और एक चीज याद रखिएगा कि अफगानिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाले अब अभी अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो इन्हीं भाषाओं में आपको पाए जाएंगे। अच्छा सर, क्या ये बात सिर्फ भारत के लिए है या और भी कहीं कुछ पाया गया? हमने कहा भाई साहब चलो तुमको लेके चलते हैं मिस्र। कहां पर? मिस्र। देखो मिस्र में भी क्या किया जाता था ना कि कुछ कुछ इस तरीके का काम किया जाता था। तो वहां पर एक चीज बहुत फेमस थी। क्या? कारतूस, है ना। अब कारतूस माने गोली नहीं होता है, कारतूस माने होता है राजा रानी के नाम को ना एक संकेत के अक्षर में एक जगह फ्रेम किया हुआ। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कारतूस क्या है, गोली मत लिख दीजिएगा ना तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और, कारतूस से संबंधित लिपियों की संख्या 3 है, जिसमें 2 मिस्र लिपि थी और 1 ग्रीक की लिपि थी। ठीक है, और इसमें 2 शब्द थे, एक शेर और चिड़िया। शेर के लिए एल शब्द का प्रयोग किया गया और ए के लिए, चिड़िया के लिए ए का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, तो चलिए भाई साहब जरा एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या है ना। अच्छा, डेट से रिलेटेड एक चीज़ और, जब इतिहास पढ़ रहे हैं ना तो एक चीज़ डेट में बहुत कंफ्यूजन होगा। कहीं कहीं हम लोग देखा मिल जाता है एडी, कहीं कहीं लिखा मिल जाता है बीसी, कहीं कहीं लिखा मिल जाता है बीसीई, है ना। ये चक्कर क्या है इसको आज हम समझा ही देते हैं। देख भाई, ये जो एडी है जिसे एनो डोमिनी कहते हैं, क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। ठीक है जी, अब इसी एनो डोमिनी को, ये जो एनो डोमिनी है इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ठीक है जी, ये कब? इसको माना जाता है 0। ठीक है जी, 0 से पहले का जो समय होगा जिसे पहले बिफोर क्राइस्ट कहते थे, आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं? बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है जी, इससे पहले का समय बिफोर कॉमन एरा। और बिफोर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट आज का जो वर्ष रखा गया है, आधार वर्ष रखा गया है 2000 वर्ष, है ना, मतलब 2000 वर्ष मतलब 2000 एडी। ठीक है जी, ये हुआ आपका आधार वर्ष। चलिए अगले वीडियो में बाकी इन्फॉर्मेशन को देखा जाएगा, संबंधित प्रश्नों को रिवीजन करते रहें। जय हिंद।